Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agricultural classes. Today in this lecture we will discuss about very important topic that is respiration. आज हम respiration के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले के चैप्टर्स में हमने डिस्कस किया फोटोसिंथेसिस के बारे में, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और क्या उसके बेनिफिट्स हैं और कैसे वो एडवांटेजेस है प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए और अदर बायोलॉजिकल। तो आज हम देखते हैं उसका दूसरा पार्ट जो कि फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट लेक्चर। रेस्पिरेशन इज फ्री एनर्जी इज रिलीज्ड एंड incorporated into a form of ATP that can be readily used for the maintenance and development of the plant। तो जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस से एनर्जी स्टोर करते हैं तो वो स्टोर ATP और NPDH के फॉर्म में स्टोर होती है। तो उस एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में बनाना रेस्पिरेशन से ही पॉसिबल होता है। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इज फ्रीड is released and incorporated into a form ATP that can be readily used for the maintenance of the and development of the plant, जो कि मेंटेनेंस और डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सके। और जो रेस्पिरेशन होता है that is mainly done in mitochondria, that is a organelle of a cell। So low temperature oxidation of carbohydrates carried out by enzymes and living systems। तो जो लो टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो एंजाइम के द्वारा होता है। नेट रिएक्शन अपीयर्स एज द रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो रिएक्शन होती है वो जस्ट रिवर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की होती है। द इंडिविजुअल रिएक्शंस दैट अकर्स टू अचीव द नेट इफेक्ट आर एंटायरली डिफरेंट। तो जो दोनों इक्वेशंस होती हैं, जो दोनों रिएक्शंस होती हैं वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है। रिएक्शंस अकर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। जो रिएक्शन होती हैं वो जो सेल के डिफरेंट पार्ट्स में होती हैं, अलग अलग पॉइंट्स पे होती है। तो ये रिएक्शन कौन कौन सी होती हैं? इसमें दो तरह की रिएक्शंस होती हैं जिनको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, जो दोनों को मिलाकर हमने रेडॉक्स रिएक्शन बोला है। ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन रिएक्टेंट टू अनदर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफ़र के आधार पे हम इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के रूप में इसको हमने डिवाइड किया है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, हम अगली स्लाइड्स में देखते हैं इन दोनों को कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वी विल लुक ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस। तो या तो इस किसी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, या हम क्या बोलेंगे, और गेन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन उसको भी हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन की तीन डेफिनेशंस हैं: लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस, गेन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये तीनों के केस में हम इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या हो रही है इसमें? जो ग्लूकोज में अगर O2 ऐड कर रहे हैं मीन्स O2 इज ऑक्सीजन इज एडिंग मीन्स ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस इन दिस केस। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मीन्स जिसमें कि एनर्जी का रिलीज होता है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जिसमें एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इज द मीन्स ऑफ टर्न कर्ब्स इनटू यूजेबल केमिकल एनर्जी दैट इज ATP। तो जो कर्ब्स होते हैं वो यूजेबल केमिकल एनर्जी के फॉर्म में यानी ATP के फॉर्म में एडिनो ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टेब्लिश होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है फॉर मैनी अदर प्लांट्स रिएक्शन इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस को इंक्लूड करके ये ऐसे रेस्पिरेशन होता है। ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल कैरी आउट द रेस्पिरेशन। तो ऑब्वियसली है कि एनर्जी तो सबको चाहिए जीने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से आता है? जो फूड कंज्यूम करते हैं उससे एनर्जी आता है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं मिलता, उसका ब्रेकडाउन होता है फूड का। उसका मॉलिक्यूल्स में जब वो तोड़ा जाता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के बाद रेस्पिरेशन से की हेल्प से ही उनको एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी का यूज़ करके ही हम सब जिंदा रहते हैं। तो रेस्पिरेशन
से एनर्जी रिलीज होती है जो कि स्टोर होती है फूड में। रेस्पिरेशन अकर्स व्हेन एट सेम टाइम एज फोटोसिंथेसिस। मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो रेस्पिरेशन है वो भी फोटोसिंथेसिस का ही एक पार्ट है। साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन चलता है, लेकिन प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बस फोटोसिंथेसिस को ही डिस्कस किया, हमने रेस्पिरेशन को टच नहीं किया, उसको हमने नहीं डिस्कस किया, क्योंकि ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का अलग अलग है कि रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का, जबकि होते ये एक साथ है। रेस्पिरेशन अकर्स ड्यूरिंग द नाइट। तो रेस्पिरेशन कब होता है? नाइट टाइम में होता है, जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, वही रेस्पिरेशन होती है। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस इज डन इज डे टाइम, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ डे लाइट और सनलाइट, और जो रेस्पिरेशन होता है वो नाइट टाइम में, डार्क टाइम में होता है। यानी कि जो हमारी डार्क रिएक्शन है वो ही हमारी रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, और जो हमारी फोटो की रिएक्शन है, डे टाइम की रिएक्शन है, वो हमारी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज आती है। इन डेवलपिंग एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो जब फ्रूट का राइपनिंग कैसे होती है? जब फ्रूट्स रेस्पिरेशन करते हैं उसमें इथिलीन जो की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो फ्रूट राइप होता है, पक जाता है। इन डोरमेंट सीड्स। तो डोरमेंट सीड्स में भी रेस्पिरेशन बहुत कम होता है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया आप सबको मालूम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। मीन्स कि जो सेल है उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऑर्गेनेल होता है सेल के अंदर, उसके अंदर स्टोर रहती है। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही एनर्जी स्टोर रहती है, तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। सो अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल। तो जो एनर्जी का जो बनती है, एनर्जी जो स्टोर होके होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रियाज आर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द साइटोसोल ऑफ द मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स। तो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स इनटू एटीपी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी मीन्स कि जो उसमें एनर्जी स्टोर्ड है उसको यूजेबल फॉर्म यानी एटीपी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ही किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का ही यूज़ किया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया शो किया गया है। ऑर्गेनेल वेयर सेलुलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस। तो रेस्पिरेशन इसके अंदर होता है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन स्पेस जो बचता हुआ है बीच का, एंड दिस इज मैट्रिक्स एंड दिस इज क्रिस्टेट। तो जहाँ पे हमारा पूरा रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, एटीपी बनता है। तो लाइट कंपनसेशन पॉइंट। लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या? लेवल ऑफ लाइट इंटेंसिटी वेयर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज CO2 प्रोड्यूस्ड इक्वल द रेट ऑफ द CO2 कंज्यूम्ड। तो फोटोसिंथेसिस में एक ऐसा कंपनसेशन पॉइंट है जहाँ पे जितना कि प्रोड्यूस हो रहा है रेस्पिरेशन में CO2 उतना ही कंज्यूम हो जाए, उसको हम पॉइंट ऑफ कंपनसेशन बोलते हैं। ग्रेटर लाइट इंटेंसिटी शुड रिजल्ट इन द नेट ड्राई मैटर कार्बोहाइड्रेट एक्यूमुलेशन। अगर लाइट की ग्रेटर इंटेंसिटी है तो वहाँ पे फिर जो फॉर्मेशन होता है या प्रोडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कंजम्पशन। लोअर लाइट इंटेंसिटी विल रिजल्ट इन नेट ड्राई मैटर लॉस ओवर टाइम। तो अगर लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो मीन्स कि उस वक्त कंजम्पशन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, कम होगा, तो ओबियसली है कि हमारा लॉस होगा। लाइट कंपनसेशन पॉइंट इज जनरली रीच्ड फॉर प्लांट्स ग्रोन आउटडोर्स। तो जो बाहर उगाए जाते हैं तो उनके लिए जल्दी पहुंच जाता है इसका लाइट कंपनसेशन पॉइंट। मे नॉट बी रीच्ड फॉर फुल सन प्लांट्स ग्रोन इन शेड फॉर द हाउस प्लांट्स ग्रोन इंडोर इन द एडिक्वेट लाइट। अगर प्लांट्स को लाइट सफिशेंट अमाउंट में नहीं मिल रही है, यानी उनको शेड में उगाया जा रहा है, अगर उनको लाइट चाहिए लेकिन फिर भी उनको शेड में उगाया जा रहा है, तो उनकी जो लाइट कंपनसेशन पॉइंट जल्दी पहुंच जाता है। फिर उसके बाद हमारा रेस्पिरेशन आता है, दो तरह का है, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो पहले हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रिक्वायर ऑक्सीजन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स द respiration which is carried out in presence of air or we can say oxygen, that is called aerobic respiration. The main type of respiration that occurs in most situations in plants and animals. तो जो aerobic type का respiration है वो mainly plants और animals में ही occur होता है, लेकिन जो anaerobic respiration है वो animals में भी होता है, humans में भी होता है, लेकिन that is
not generally occur at every place, that is for a particular area or particular place in the human body। या फिर जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में स्टडी करते हैं। इन्वॉल्व्स कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बैक टू CO2 एंड वाटर। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये कंप्लीट ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक कर देता है। नॉट ऑल द एनर्जी इन ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ATP। तो जितनी एनर्जी है ग्लूकोज की वो सब ATP में चेंज नहीं होती है। ओनली अबाउट 40% इज एफिशिएंसी। मीन्स कि अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी देखें कि कितनी एफिशिएंसी है, वो अबाउट 40 to 50% वी कैन से इट इज ओनली अप टू 50%। तो 40 से 50% तक की इसकी एफिशिएंसी होती है। द एक्स्ट्रा एनर्जी इज गिवन ऑफ एज हीट। तो एनर्जी जो एक्स्ट्रा होती है वो हीट के रूप में लॉस हो जाती है। इन प्लांट्स हीट क्विकली डिसिपेट। तो जो प्लांट्स में हीट जल्दी डिसिपेट हो जाती है। फॉर एनिमल्स हीट इज रिटेन टू होल्ड बॉडी टेम्परेचर। लेकिन जो एनिमल्स में होती है तो एनर्जी या हीट जो है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रिटेन हो जाती है। लेकिन प्लांट्स में ऐसा कोई बॉडी टेम्परेचर की कोई प्रॉब्लम है नहीं है, तो उनकी जो जल्दी डेसिपेट हो जाती है। तो कोई भी रेस्पिरेशन है तो उसके 3 स्टेप्स हैं। तो रेस्पिरेशन के एरोबिक के पहले 3 स्टेप्स कौन से हैं, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस जो स्टेप है वो दोनों ही एरोबिक और अनएरोबिक दोनों में ही कॉमन स्टेप है। तो पहले देखते हैं जो एरोबिक के रिस्पेक्ट में कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है। द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू 3 कार्बन कंपाउंड कॉल्ड पारुवेट। तो जो पारुवेट है वो ग्लूकोज के 3 कार्बन्स में तोड़ने को बोलते हैं। देन अकर्स इन साइटोसोल। तो ये साइटोसोल के अंदर होता है। सम ATP एंड NADH आर आल्सो फॉर्म स्टोरेज एनर्जी मॉलिक्यूल। तो कुछ इस रिएक्शन में भी कुछ ATP और NADH बन जाते हैं, लेकिन जो रियल वर्क होता है वो एंडिंग स्टेप्स में होता है, मीन्स 3rd स्टेप में होता है। NADH इज फॉर्म फ्रॉम NAD। तो NAD से NADH बन जाता है। सिमिलर टाइप्स ऑफ एनर्जी स्टोरिंग RX एज NADP प्लस H2 गिव राइज टू NADPH2। तो ये इस तरह से NADPH2 बन जाता है जब उसमें हाइड्रोजन को और ऐड किया जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप को दिखाया है मैंने रिएक्शन में। NADP और NAD और NADH से का ग्लाइकोलाइसिस होता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लाइरेट क्रिएट्स ADP एंड ATP। तो इस तरह से ये रिएक्शन पूरी चलती है। एंड में ये पायरुवेट हमको मिलता है। नेक्स्ट है क्रेब्स साइकिल। तो नेक्स्ट स्टेप है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल में क्या होता है, ट्राई कार्बोलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल भी इसको बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं इसको। आकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में होता है जो क्रेबिक साइकिल होता है। एक साइकिल सीरीज ऑफ RX दैट कंप्लीटली ब्रेक डाउन पायरुवेट टू CO2 एंड वेरियस कार्बन स्केलेटन्स। तो ये साइक्लिक सीरीज में होता है जो कि डिफरेंट पायरुवेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में और डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स में ब्रेक करता है। स्केलेटन्स आर यूज्ड इन अनदर मेटाबॉलिक पाथवेज टू मेक वेरियस कंपाउंड्स। तो इसके जो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज है इनमें वेरियस कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं। दैट इज प्रोटीन्स, लिपिड, सेल वॉल कार्बोहाइड्रेट्स, DNA, प्लांट हार्मोन्स, प्लांट पिगमेंट्स, मैनी अदर बायोकेमिकल कंपाउंड्स। तो इन सब केमिकल्स में मेटाबॉलिक पाथवेज में इनका कंपाउंड्स का यूज़ होता है। द स्टेप वेयर CO2 इज गिवन ऑफ बाय द प्लांट। इस स्टेप में CO2 बाहर निकाली जाती है एंड 10 NADH आर जनरेटेड। तो अगर CO2 को बाहर निकाला जाता है और 10 NADH के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक साइकिल को दिखाया गया है कैसे इसका ब्रेकडाउन होता है और कैसे कार्बन के डिफरेंट CO2 रिलीज होता है इससे रिएक्शन में। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन सीरीज ऑफ प्रोटीन इन द माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म NADH टू ऑक्सीजन। तो इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसका कि NADH से ऑक्सीजन का रिलीज होता है। रिलीज ए लॉट ऑफ एनर्जी। तो इस प्रोसेस में जो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैरी करने में या लाइफ को कैरी करने में हेल्प करती है।
इसी से लाइफ चलती है। अकर्स ऑन माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन बाउंड टू द मेम्ब्रेन, तो ये इनर मेम्ब्रेन में होती है ये रिएक्शंस। ये चेन रिएक्शन दिखाई गई है कि इनर मेम्ब्रेन ये है, ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट है और ये आउटर मेम्ब्रेन है। तो ये मीन्स कि ये पार्ट क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है, और ये इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट्स है। तो यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं और इन सब रिएक्शंस का प्रोडक्ट अलग अलग तरह से मिलता है। NAD और NADH यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। NAD में जब हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो NADH बन जाता है, जो कि आगे इसमें एनर्जी को रिलीज करने में हेल्प करता है। देन रिलीज एनर्जी इज यूज टू डिराइव द रिएक्शंस ऑफ ADP प्लस P, मीन्स की एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल ऐड करके इसको ATP यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनाया जाता है, जो कि यूजेबल फॉर्म होता है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर दिस स्टेप, इस स्टेप के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। वाटर इज प्रोड्यूस्ड और वाटर इस रिएक्शन में बनता है। अब हम बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, जिसमें कि एब्सेंस ऑफ एयर मीन्स की ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो फर्मेंटेशन होता है। अकर्स इन लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, या तो लो ऑक्सीजन में या फिर नो ऑक्सीजन की कंडीशन में बनता है। वेट और कम्पैक्टेड सॉइल फॉर प्लांट्स, तो इसमें वेट या कम्पैक्टेड सॉइल में होती हैं। आफ्टर स्ट्रॉन्ग एक्सट्रैक्शन ऑफ द एनिमल्स, तो इसमें एनिमल के एक्सट्रैक्शन के बाद बनता है। ATP इज स्टिल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ग्लूकोज बट नॉट एज एफिशिएंसी एज विद द एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हमने देखा कि एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 40% के आसपास में बनता है, इसमें तो बहुत ही कम, वी कैन से 2-3-5%, बस इतना ही एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP बनता है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP बनते हैं, जबकि जो एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इतना डिफरेंस है एरोबिक और एनएरोबिक में एनर्जी रिलीज होने में। तो ये रिएक्शन बताई गई हैं। सबसे पहले ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, जो फर्स्ट स्टेप सब में कॉमन है। तो इसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ATP के ग्लाइकोलाइसिस में। फिर उसके बाद पायरुवेट होता है, उसमें ऑक्सीजन ऐड करके ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन होता है, जिसमें 34 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर अगर हम, ये तो हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन में। अगर हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो उसमें विदाउट O2 ये फर्मेंटेशन हो जाता है और उससे लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल और प्लस CO2 बनते हैं। इसमें से 2 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं, यहाँ पे 38 बनते हैं। अब हम रिएक्शन देखते हैं। C6H12O6 प्लस O2, हमने इसमें ऑक्सीजन को ऐड किया, जिससे हमको क्या बना, इथिलीन C2H5 प्लस H2O प्लस 2 ATP, मीन्स कि इसमें इथाइल अल्कोहल मिल गया हमको। ग्लूकोज, ऑक्सीजन, इथेनॉल मीन्स इथाइल अल्कोहल, वाटर और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिल गए, यानी बहुत ही कम एनर्जी रिलीज हो पाई, सिर्फ 2 ATP, 2 मॉलिक्यूल। सेम RX यूज टू प्रोड्यूस द अल्कोहल फ्रॉम द कॉर्न एंड टू मेक द वाइन और अदर कंज्यूम अल्कोहल। तो यही एक मेथड है जिससे कि अल्कोहल भी प्रोड्यूस की जाती है। अल्कोहल बनाने में भी सेम यही रिएक्शन होती है। एरोबिक रिएक्शन में क्या होता है, C6H12O6 प्लस O2 प्लस 40 ADP, तो प्लस 40 फॉस्फेट ऐड किए जाते हैं। उससे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है या 0 होती है। तो इससे हमको अबाउट 40 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, या 30 मॉलिक्यूल्स ATP के बनते हैं रिएक्शन से। ओनली 2 ATP आर फॉर्म इनसाइड ऑफ 40 फॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी 2 इसमें बनते हैं और 40 एरोबिक रेस्पिरेशन में बनते हैं। प्लांट सून रन्स आउट ऑफ एनर्जी, जल्दी उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है। कैन बिगिन टू सफ़र फ्रॉम द टॉक्सिक लेवल्स ऑफ इथेनॉल एंड रिलेटेड कंपाउंड्स, तो उसमें टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। एक्सटेंडेड पीरियड्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन विल सीरियसली रिड्यूस द प्लांट ग्रोथ एंड ईल्ड। अगर उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होती रही तो क्या उसकी ईल्ड डिक्रीज हो जाएगी और जल्दी ही वो मर भी सकता है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP और एरोबिक रेस्पिरेशन में अबाउट 40 या 38 ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं। नेक्स्ट बात है फोटो रेस्पिरेशन। तो फोटो रेस्पिरेशन क्या है, इन द नॉर्मल रिएक्शन CO2 इज जॉइंड विद द RuBP टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA। तो ये फोटो रेस्पिरेशन में होता है। इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन O2 रिप्लेस्ड
CO2 in a non wasteful reaction. It is believed that photorespiration in the plants have increased over the geologic time and is the result of increasing the level of O2 in the atmosphere. तो O2 के लेवल बढ़ने से ये ऐसा हो रहा है कि फोटोरेस्पिरेशन बढ़ रहा है. द बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म देमसेल्फ, तो उसमें बाई प्रोडक्ट बन रहा है. द अपीयरेंस ऑफ 4C टाइप प्लांट अपीयर टू बी एन एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म बाय विच फोटो रेस्पिरेशन इज सप्रेस्ड. तो ये C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है. इट हैज़ लॉन्ग बीन द ड्रीम ऑफ बायोलॉजिस्ट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन क्रॉप्स प्लांट्स सच एज वीट टू कैरी ऑन C3 फोटोसिंथेसिस बाय जनरली री इंजीनियर देम टू परफॉर्म C4 फोटोसिंथेसिस. यानी जो इसकी प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए C3 से C4 की ओर जाने की कोशिश की जा रही है कि हम उसकी यील्ड बढ़ाई जा सके. एज वीट इज C3 plant. It seems unlikely that this goal will be accomplished in the near future due to the complex anatomic and metabolic differences that exist between C3 and C4 plant type. तो जो इसमें जो differences है C3 और C4 plants में, जो इसमें दोनों में, तो हो सकता है कि फ्यूचर में जल्दी ही ऐसी कुछ रिसर्च हो सके जिससे कि C3 प्लांट्स से भी C4 का काम हो जाए, तो इस तरह से उनकी यील्ड इंक्रीज हो सकती है. द रेस्पिरेशन डिराइव्ड बाय लाइट एनर्जी, तो फोटो रेस्पिरेशन है वो लाइट एनर्जी से ड्राइव होता है, चलता है. डिस्कवर्ड व्हेन साइंटिस्ट रियलाइज दैट सम प्लांट्स हैव फास्टर रेस्पिरेशन रेट इन लाइट देन डार्क. तो जब पता चला कि कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि ज़्यादा फास्ट रेस्पिरेशन कर सकते हैं लाइट में बाकी से, तो पता चला कि फोटो रेस्पिरेशन भी कोई टर्म होती है. अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट एंड अदर स्ट्रक्चर्स इन ए फोटोसिंथेटिक सेल, ये क्लोरोप्लास्ट और कुछ अलग स्ट्रक्चर्स में भी होता है. Rubsico can react with oxygen to start a slightly different series RXS. तो Rubsico भी ऑक्सीजन के रिएक्शन कर सकता है, रिजल्ट इन ए लॉस और नो गेन ऑफ ड्राई मैटर फॉर द प्लांट. तो हो सकता है इसमें नेट गेन हो या ड्राई मैटर का गेन हो या लॉस ना हो. लेस ATP इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फोटो रेस्पिरेशन, लेकिन फोटो रेस्पिरेशन से बहुत कम ATP बनती है. टोटल ATP यील्ड जो होती है 38 ATP होती है फोटो एरोबिक रेस्पिरेशन से. 4 ATP सबस्ट्रेट लेवल फोटो फॉस्फोरिलेशन एंड 34 ATP ETC एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन. तो टोटल 38 ATP की यील्ड होती है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द फोटो रेस्पिरेशन, तो कौन से फैक्टर्स हैं? O2 to CO2 रेशो. तो O2 to CO2 रेशो भी एक फैक्टर ऐसा है जो मेन फैक्टर है जो कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करता है. ये 0 हो सकता है, इन्फिनिटी हो सकता है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है. तो अगर O2 का ज़्यादा कंजम्पशन है या प्रोडक्ट, अगर O2 ज़्यादा यूज़ हो रही है CO2 से तो ग्रेटर देन 1 होगा, अगर कम हो रही है तो कम होगा. अगर O2 नहीं यूज़ हो रही है यानी एनारोबिक में 0 होगा और एक में इन्फिनिट होगा. इफ सेल हैव लो O2 बट हायर CO2 नॉर्मल PS केल्विन साइकिल डोमिनेंट, यानी अगर ऑक्सीजन कम होगी और CO2 ज़्यादा होगी तो PS साइकिल केल्विन साइकिल डोमिनेंट होगा. CO4 प्लांट्स हैव लिटिल फोटो रेस्पिरेशन बिकॉज दे कैरी द CO2 टू बंडल शीट cells and can build up high CO2. Kelvin cycle RX is always favored over photorespiration. The cell have higher O2 and lower CO2 photorespiration dominant. तो जिसमें O2 ज़्यादा होगा CO2 कम होगा उसमें photorespiration dominant होगा. Factors influencing the photorespiration, कौन से और अगले हैं? Light intensity. तो light intensity कैसे? अगर increase light intensity will increase the energy for the photorespiration process and for photosynthesis. तो photorespiration में भी ज़्यादा होगा और photosynthesis में भी ज़्यादा होगा. C3 plants light saturate at lower light intensity. तो C3 plants जल्दी saturate हो जाते हैं और then C4 plants reach their break even point at much lower light. तो उनका break even point जल्दी पहुंच जाता है light पे ही due to increase the photorespiration. Then temperature. Aerobic respiration and photorespiration increase with temperature.
टेम्परेचर के साथ इंक्रीज होता है। प्लांट्स हैव ऑप्टिमम मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज, तो इनकी ऑप्टिमम मिनिमम मैक्सिमम रेंज होती है। देन है नेट फोटोसिंथेसिस और नेट एसिमुलेशन रेट। तो ये क्या है, C4 प्लांट जनरली हैव नेट एसिमुलेशन रेट अबाउट 2 to 3 टाइम्स देन C3 प्लांट, 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। C4 plants are often called efficient plants and C3 plants are called non-efficient plant। तो C4 plants efficient कहे जाते हैं एज कम्पेयर टू C3 plants, क्योंकि ये फोटो रेस्पिरेशन भी करते हैं C4 plants। If few C3 plants have low respiration and similar assimilation rate as C4 plant, तो कुछ C3 plants में भी लो assimilation और respiration होता है, जैसे sunflower और peanut। Then a net photosynthesis or net assimilation rate in cooler temperature are only time when C3 plants have higher net assimilation rate than C4 plants। PEP carboxylase needed to incorporate CO2 into 4 carbon structures no longer functions, ये ज़्यादा देर तक काम नहीं करते हैं। C4 photosynthesis rate drop dramatically और stop, तो ड्रामेटिकली स्टॉप हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है। C3 एंड C4 प्लांट डिफरेंट वाटर यूज, दोनों में वाटर यूज में भी डिफरेंस होता है। C4 plants can produce 3 times as much as dry matter as per unit of water used in C3 plant। तो C4 plants में ज़्यादा ड्राई मैटर होता है, 3 टाइम्स ज़्यादा ड्राई मैटर प्रोड्यूस कर सकते हैं। काइंड ऑफ सेल और टिश्यू, तो टिश्यू का टाइप कौन सा है, सेल का टाइप कौन सा है, वो भी डिपेंड करता है। यंग एंड डेवलप्ड सेल यूजुअली हैव हायर रेस्पिरेशन रेट, तो जो यंग और डेवलप्ड सेल होगी उसमें रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा। डेवलप्ड एंड राइपनिंग फ्रूट्स एंड सीड्स, तो इनमें भी ज़्यादा होगा, डेवलप्ड राइपनिंग फ्रूट में भी रेस्पिरेशन ज़्यादा होगा। ओल्डर सेल्स एंड स्ट्रक्चरल सेल्स रेस्पर एट लोअर रेट, तो ओल्डर सेल है वो कम रेस्पिरेशन करती हैं। देन रेस्पिरेशन जनरली हैज़ हायर ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज एंड फोटोसिंथेसिस, तो रेस्पिरेशन में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा ऑप्टिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर रेंज होती है। कैन हैव नेट ड्राई मैटर लॉस एट वेरी हाई टेम्परेचर वेयर रेस्पिरेशन एक्सीड्स फोटोसिंथेसिस, तो ये फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा होता है। टेम्परेचर रेफर टेम्परेचर इनसाइड प्लांट और एनिमल साइड, नॉट एयर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर है वो इनसाइड की बात हो रही है, बाहर का एयर टेम्परेचर की बात नहीं हो रही, सराउंडिंग की बात नहीं है। यूजिंग इरीगेशन टू हेल्प कूल द प्लांट कैन कीप द प्लांट इन नेट गेन रेंज, तो अगर इरीगेशन दी जाए और अगर उसको वाटर कंज्यूम कर रहा है तो वाटर कंज्यूम करना उसको एक कूलिंग इफेक्ट देता है जो कि उसको बेनिफिशियल हो सकता है। देन ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन कैन रिड्यूस द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन, अगर ऑक्सीजन कम होगी तो उसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ सकता है। देन O2 कैन रिड्यूस द फोटो रेस्पिरेशन, अगर O2 कम है तो फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाएगी या नहीं होगी। देन नेक्स्ट है लाइट, लाइट कैन एनहेंस द रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, लाइट फोटो रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर सकती है। डज नॉट डायरेक्टली इफेक्ट अदर फॉर्म्स ऑफ रेस्पिरेशन, दूसरी फॉर्म्स को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट है ग्लूकोज, एडिक्वेट ग्लूकोज नीडेड टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, एक एडिक्वेट अमाउंट चाहिए ग्लूकोज का जो कि रेस्पिरेशन को कैरी करने के लिए। रिडक्शंस कैन अकर, रिडक्शन कैसे हो सकती है, रिड्यूस फोटोसिंथेसिस, रिड्यूस फ्लो ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट, कार्बोहाइड्रेट्स की फ्लो को डिक्रीज कर सकती है, इंसेक्ट फीडिंग और फ्लोइंग बैकलॉग्स। नेक्स्ट है CO2, हायर CO2 लेवल्स रिड्यूस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अगर CO2 का परसेंटेज ज़्यादा होगा या उसकी अमाउंट ज़्यादा होगा तो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा। फीडबैक इनहेबिटेशन, तो फीडबैक इनहेबिट हो जाएगा। सेल्डम अकर्स एक्सेप्ट व्हेन O2 लेवल्स आर लिमिटेड, तो ये कभी नहीं होता लेकिन जब O2 लेवल बहुत कम होता है तब भी हो जाता है। फ्लडेड और कॉम्पैक्टेड सॉइल्स में ये CO2 का लेवल कम हो जाता है। देन ATP, हायर ATP रिड्यूस द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, अगर ATP वहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो भी रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाएगा। यूजुअली अकर्स व्हेन अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हैज़ स्लोड और स्टॉप, अगर अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो स्टॉप हो जाती हैं तो भी ATP ज़्यादा हो जाता है और रेस्पिरेशन का रेट कम हो जाता है। नेक्स्ट है प्लांट इंजुरी, तो प्लांट इंजुरी विल इंक्रीज द रेस्पिरेशन, अगर इंजुरी हुई है तो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। प्लांट ग्रोथ रेट इंक्रीज इन अटेम्प्ट टू रिकवर, तो प्लांट ग्रोथ रेट बढ़ जाता है उसकी रिकवर करने के लिए जो उसमें इंजरी हुई है। कोई भी इंजरी हो या मैकेनिकल डैमेज है या हेल है हुआ है
या मोइंग हुआ है, ग्रेजिंग हुआ है या कल्टीवेशन विंड, ये जो भी इन सब से होता है लॉस होता है, उसको रिकवर करने के लिए उसमें रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। फोटोसिंथेसाइज कंपाउंड्स टू फाइट पेस्ट, तो पेस्ट होते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, डिसीज़ हो जाती हैं, तो उनसे फाइट करने के लिए भी बढ़ जाता है। इंसेक्ट फीडिंग एंड डिसीज, सम हर्बिसाइड्स किल प्लांट्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग और अफेक्टिंग द रेस्पिरेशन, तो कुछ प्लांट्स में जब हर्बिसाइड यूज़ करते हैं हम जो कि वीड्स को मारने के लिए, तो वो भी कभी कभी इसकी बायोलॉजिकल जो रिएक्शंस हैं उनको अफेक्ट कर देते हैं। हर्बिसाइड डिस्ट्रीब्यूट एंजाइम एक्टिविटी और सम अदर मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट विल अफेक्ट द रेस्पिरेशन, तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को या मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये अफेक्ट कर देती है, जिससे रेस्पिरेशन भी डिस्टर्ब हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर, इसमें हमने रेस्पिरेशन को डिटेल में स्टडी किया, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें